वाराणसी में पीएम मोदी ने किया दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर वेद महामंदिर का उद्घाटन। वाराणसी में दी 20,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात। वाराणसी से नई दिल्ली के लिए एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस को भी दिखाई हरी झंडी। संसद में सुरक्षा को लेकर विपक्ष का हंगामा। लोकसभा अध्यक्ष ने अधीर रंजन चौधरी समेत 33 सांसदों को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया। लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। बीजेपी शासित तीनों चुनावी राज्यों में जल्द होगा कैबिनेट विस्तार। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम बोले, नए और पुराने दोनों चेहरों को मंत्रिमंडल में मिलेगी जगह। एनआईए ने आईएसआईएस बल्लारी मॉड्यूल की आईईडी विस्फोट करने की योजना को किया विफल। 4 राज्यों में छापे मारकर मॉड्यूल प्रमुख सहित 8 आतंकवादी गुर्गों को किया गिरफ्तार। डिजिटलीकरण की तरफ तेजी से बढ़ता भारत। सामने आए वित्त वर्ष 2023-24 के उत्साहजनक आंकड़े। अक्टूबर 2023 तक यूपीआई के जरिए 7,000 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन। नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम ने जिन योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया उनमें सड़क, आवास, सौर ऊर्जा, पेयजल और चिकित्सा से जुड़ी विकास पहल शामिल हैं। इन योजनाओं से स्थानीय लोगों को बहुत सुविधा होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम ने वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस और दोहरी घाट मऊ मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पीएम ने नए समर्पित माल गलियारे पर 2 लॉन्ग हॉल मालगाड़ियों को भी रवाना किया। पीएम मोदी ने 10,000वें स्वचालित इंजन को भी हरी झंडी दिखाई। इसका निर्माण बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने किया है। उड़ रहा है बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश मेरा देश मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता के पंजीकरण पोर्टल और क्यूआर कोड का भी अनावरण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने काशी में हो रहे विकास कार्यों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि विकसित भारत देश की नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और हर गरीब का विकास होना बहुत ज़रूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि उनके लिए यही 4 जातियां सबसे बड़ी जातियां हैं। ये 4 जातियां सशक्त हो गई तो पूरा देश सशक्त हो जाएगा। पीएम ने कहा कि जब काशी का विकास होता है तो यूपी का विकास होता है और जब यूपी का विकास होता है तो देश का विकास होता है। महादेव की काशी की मैं जितनी भी सेवा कर पाऊं वो मुझे कम ही लगता है। मेरे परिवारजनों, जब काशी का विकास होता है तो यूपी का विकास होता है और जब यूपी का विकास होता है तो देश का विकास होता है। इसी भाव के साथ आज भी यहां करीब 20,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। बनारस के गांवों में पीने के पानी की सप्लाई हो, बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में क्रिटिकल केयर यूनिट हो, सड़क, बिजली, गंगा घाट, रेलवे, एयरपोर्ट, सौर ऊर्जा और पेट्रोलियम जैसे अनेक क्षेत्रों से जुड़े प्रोजेक्ट हो, ये इस क्षेत्र के विकास की गति को और तेज करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने जन कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में विकसित भारत संकल्प यात्रा के योगदान को सराहा। पीएम ने इसे एक यूनिवर्सिटी की तरह बताया। एक से बढ़कर एक सामर्थ्यवान हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, बच्चे कितने सामर्थ्य से भरे हुए हैं, खेलकूद में कितने होशियार हैं, ज्ञान की स्पर्धाओं में कितने तेज है। ये सारी बातें खुदे देखने की, समझने की, जानने की, अनुभव करने की, ये सबसे बड़ा अवसर मुझे संकल्प यात्रा ने दिया है। और इसलिए सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले हर एक को मैं कहता हूं, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा ये हम जैसे लोगों के लिए एजुकेशन की चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। वाराणसी उमरा में बने स्वर्वेद महामंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया। 7 मंजिला ये मंदिर योग और साधना आध्यात्म का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ 20,000 लोग एक साथ बैठकर साधना कर सकते हैं। 64,000 वर्ग फीट में बनकर तैयार हुए मंदिर का निर्माण बीते एक दशक से चला आ रहा था, जो कि अब पूरा हो चुका है। आप संतों के सानिध्य में काशी के लोगों ने मिलकर विकास और नवनिर्माण के कितने ही नए कीर्तिमान गढ़े हैं। सरकार, समाज और संतगण सब साथ मिलकर काशी के कायाकल्प के लिए कार्य कर रहे हैं। आज स्वर्वेद मंदिर बनकर तैयार होना इसी ईश्वरीय प्रेरणा का उदाहरण है। ये महामंदिर महर्षि सदाफल देव जी की शिक्षाओं का, उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस मंदिर की दिव्यता जितना आकर्षित करती है, इसकी भव्यता हमें उतना ही अचंभित भी करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का ऐसा देश रहा है जिसने भौतिक उन्नति के लिए कभी भी भौगोलिक विस्तार और शोषण को सहारा नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि गुलामी के कालखंड में भारत की चेतना, उसके मानवीय मूल्यों और विज्ञान संस्कृति को कमजोर करने की कोशिश की गई और दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद भी देश के सांस्कृतिक विकास को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना मिलना चाहिए था। लेकिन अब समय का चक्र घूमा है और एक बार फिर काशी से केदार तक, महाकाल से श्री राम तक, बुद्ध से रामायण सर्किट तक नए इंफ्रा का विकास हुआ है। अगले कुछ सप्ताह में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी पूरा होने जा रहा है। हम समग्र विकास की ओर कदम तभी बढ़ा पाते हैं जब देश अपनी सामाजिक सच्चाइयों और सांस्कृतिक पहचान का समावेश करता है। इसलिए आज हमारे तीर्थों का विकास भी हो रहा है और भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नए रिकॉर्ड भी बना रहा है। वाराणसी सेवापुरी के बरकी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री ने सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। उन्होंने खेलकूद प्रतियोगिता और स्थानीय स्तर पर हो रही प्रतियोगिता से होने वाले फायदे के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली। और बुलेटिन में अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ।
आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर आज भी विपक्षी दल अपनी मांग को लेकर अड़े रहे। इसे लेकर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के कारण लोकसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी समेत विपक्ष के 33 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। इन सांसदों को सस्पेंड करने का प्रस्ताव संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने पेश किया था, जिसके बाद ध्वनिमत से मंजूर कर लिया गया। आपको बता दें कि सदन में तख्ती लाने और हंगामे के चलते अधीर रंजन चौधरी समेत विपक्ष के 33 सांसद सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किए गए हैं। इससे पहले विपक्ष के कुल 14 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। इस तरह इस सत्र में विपक्ष के अब तक कुल 47 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं हंगामे के बीच पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पारित हो गया। इसके अलावा संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक दूसरा संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा से पारित हो गया। लोकसभा से कई विपक्षी सांसदों के निलंबन पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, विपक्ष ने आज अभद्र व्यवहार किया। विपक्ष असुरक्षित महसूस कर रहा है क्योंकि उनके पास पीएम मोदी की सरकार के खिलाफ कोई एजेंडा या मुद्दा नहीं है और वे सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। इसीलिए स्पीकर ने उन्हें निलंबित कर दिया है और हमने इसका समर्थन किया है। जब पुराना बिल्डिंग से नया पार्लियामेंट बिल्डिंग जब गए हैं, जो भी संसदीय पार्टी के बैठक में सभी पार्टी के लीडर्स ने बोले इस नया बिल्डिंग में हम प्ले कार्ड्स डिस्प्ले नहीं करेंगे और इनडिस्प्ले नहीं करेंगे, वेल के अंदर नहीं जाएंगे। अगर प्रोटेस्ट करना है तो अपना अपना स्थानों में खड़ा होकर प्रोटेस्ट करेंगे। मगर वो सहमति को वायलेट करते हुए आज फिर लगातार इस सेशन में, इससे पहले सेशन में भी जो पुराने आदत, विपक्षों का पुराने आदत है, वही आदत से फिर सेशन को प्ले कार्ड्स प्ले करना, स्पीकर के ऊपर प्ले कार्ड्स फाड़कर पेपर्स फेंकना। आज तो स्पीकर के चेयर के बाजू तक ऊपर स्टेज के ऊपर जाकर पहली बार अनडिसेंट व्यवहार आज विपक्ष ने किया है। कर्नाटक के बेलगावी में एक आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने और उसके साथ मारपीट के मामले को लेकर जांच करने वाली भाजपा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को सौंपी है। रिपोर्ट सौंपे जाने के मौके पर कमेटी की महिला सदस्य मौजूद रहीं। इस रिपोर्ट पर भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, कर्नाटक के बेलगावी में एक आदिवासी महिला के साथ हुए जघन्य अत्याचार की जांच के लिए गठित भाजपा तथ्यान्वेषी टीम की रिपोर्ट प्राप्त हुई। राज्य सरकार महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से अक्षम रही है। भाजपा लोगों की आवाज उठाकर ये सुनिश्चित करती रहेगी कि उन्हें उनका वाजिब हक मिले। बेनिन गणराज्य के विदेश मंत्री ओलुसेगुन आजादी ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात की। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले पार्टी के लिए संसाधन जुटाने के लिए सोमवार को क्राउड फंडिंग अभियान डोनेट फॉर देश शुरू किया। कांग्रेस अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1.38 लाख रुपए का चंदा देकर पार्टी के ऑनलाइन क्राउड फंडिंग कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कांग्रेस समर्थकों से अपील की कि वे बेहतर भारत के निर्माण के प्रयासों में सहयोग के लिए चंदा दें। बीजेपी ने इस अभियान को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये सार्वजनिक धन को हड़पने और गांधी परिवार को समृद्ध करने का एक और प्रयास है। स्कैम से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम तक, नेशनल हेरल्ड स्कैम तक आपने देश की पाई पाई लूटी, लाखों करोड़ों रुपए का गबन किया, लूट फ्रॉम देश किया, और आज आप कैंपेन चला रहे हो डोनेशन फ्रॉम देश। आपको डोनेशन चाहिए तो जरा आप थोड़ी सी नजर झारखंड कांग्रेस तक फैला दीजिए। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि जिन्होंने 60 वर्षों तक भारत को लूटा वे अब उसी देश से चंदा मांग रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार से जनता का ध्यान हटाने के लिए डोनेट फॉर देश अभियान शुरू किया है। ये धीरज साहू के यहाँ पड़े ठिकानों के बाद शुरू किया गया है। उधर बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, वे कांग्रेस महात्मा और तिलक दोनों को कलंकित करेंगे। उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए सार्वजनिक धन को हड़पने और गांधी परिवार को समृद्ध करने के एक और प्रयास के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर लोग अपनी मेहनत से कमाया हुआ सारा पैसा दान करते हैं तो वो गांधी परिवार के पास जाएगा, जो अच्छे जीवन का आनंद लेना जारी रखेंगे। ये कदम पैसा मांगने का एक और जरिया बन जाएगा। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने हाल ही में झारखंड से राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी कर 350 करोड़ से अधिक की वसूली की। ये भारत में किसी जांच एजेंसी द्वारा की गई अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है। साहू ने कहा कि उनका परिवार व्यवसाय संभालता है और तलाशी के दौरान बरामद पैसा सीधे तौर पर उनका नहीं था। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की नवनिर्वाचित 16वीं विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो गया है। 18 से 21 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव ने शपथ दिलाई। विधानसभा ने इस सत्र में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का इस सत्र में निर्वाचन होगा। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के छठे संस्करण का ग्रैंड फिनाले कल से देश के 48 केंद्रों पर शुरू होगा। दुनिया के सबसे बड़े स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के बारे में AICTE के चेयरमैन प्रोफेसर TG सीताराम से बातचीत की हमारे संवाददाता निशांत सौरभ ने। AICTE यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद हर साल स्मार्ट इंडिया हैकाथन का आयोजन करती है और इस साल 19 दिसंबर से स्मार्ट इंडिया हैकाथन के छठे संस्करण के ग्रैंड फिनाले का आयोजन होना है। क्या खास है इस बार स्मार्ट इंडिया हैकाथन में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं AICTE के चेयरमैन TG सीताराम। This time the growth in the number of ideas is almost 2.5 times than the last year 2022. If you look at when Smart India Hackathon started 2017 to 2023, 7 times बढ़ोतरी हो गया है। A lot of girls students are also participating. So more than 2,700 girl students are participating in this Smart India Hackathon. सर कितने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पर स्टूडेंट जो है वो काम करेंगे और अगर मेन कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स की बात करें तो क्या है? See, this time 230 plus problem statements have been given to the students. 1,200 teams are now distributed in 48 locations of the country. There are two parts actually. One is the Smart India Hackathon software version. Smart India Hackathon hardware version. Software version में it will happen on 19th and 20th, 36 hour non-stop. Hardware version will start 19th same time and will go up to 23rd. सर जैसा कि हमने देखा कि एग्रीकल्चर है, रूरल डेवलपमेंट है, स्मार्ट एजुकेशन है, रोबोटिक्स एंड ड्रोन्स, हेल्थ केयर, तमाम ऐसे थीम्स हैं जिस पर स्टूडेंट्स ग्रैंड फिनाले में काम कर रहे हैं। तो कुछ अगर इंटरेस्टिंग अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके नॉलेज में है तो अगर आप शेयर करना चाहें। दिस टाइम स्पेस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वेर इन for example, Land Rover is landing on the moon surface. How is the hazards will be using the space technology and remote sensing data? How the students are really getting into such complex and problem at very advanced science level, problem statements are also trying to solve using remote sensing and image processing. देश के ऐसे तमाम हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में किस तरह से एक इनोवेशन का कल्चर डेवलप हो रहा है स्मार्ट इंडिया हैकाथन के थ्रू?
We need to move from just a curriculum to sort of innovation and creating, entrepreneurial activities, startups and all that. It is happening. So this doesn't stop with only the SIH, competition and getting a winning team. It goes beyond that. These ideas are translated to patents, okay, and then some of these ideas are also translated into startup and entrepreneurial activity. So it will give an entrepreneurial, new opportunity for young people to start their own startups, and then they can give jobs instead of they are seeking jobs. So they are going to become a job givers than just the job seeker. पिछले कुछ सालों में स्मार्ट इंडिया हैकाथन देश के तमाम उच्च शिक्षण संस्थानों में नवाचार की संस्कृति विकसित करने में मददगार साबित हुआ है। कैमरा पर्सन विश्वबंधु के साथ निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। सभी को सस्ते मूल्य पर गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध कराने के मकसद से देश भर में 10,000 से ज्यादा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। इन जन औषधि केंद्रों पर 2,000 तरह की दवाइयां मिलती हैं और वो भी 50 से 90% सस्ती दर पर। पेश है ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर मिल रही सस्ती दवाइयां लोगों के लिए संजीवनी का काम कर रही हैं। इस जन औषधि केंद्र पर लगी भीड़ ये बता रही है कि जन औषधि केंद्र लोगों में कितनी लोकप्रिय है और हो भी क्यों ना। यहाँ मिलने वाली दवाइयाँ ब्रांडेड दवाओं से काफी सस्ती हैं। प्राइवेट केमिस्ट वगैरह इतने महंगी दवाइयाँ देते हैं, वहीं हमें हाफ रेट से भी कम रेट पे दवाइयाँ मिलती है यहाँ पे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं डेफिनेटली आप खुद समझेंगे, जो 200 रुपये का पत्ता ले रहा हूँ या 150 का पत्ता ले रहा हूँ बाजार से, और यहाँ से कोई 12 रुपये का पत्ता मिल रहा है, तो फर्क तो पड़ता ही है। और मन को भी होता है कि भाई हाँ, दवाई जो खाना भारी नहीं पड़ता। हम दवाई लेते हैं परमानेंट, इनकी दवाई बहुत ही अच्छी है और रेट भी कंफर्टेबल है। ये दवाई 4-6 महीने से लेने शुरू की है। वो जो है वो महंगी मिलती है, ये जो मोदी जी वाली है ये सस्ती है। मैं यहाँ से रेगुलर दवा लेता हूँ। 70 to 80% नॉर्मल मार्केट से सस्ती पड़ती है और लगभग दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं। और बाकी मेरे पापा की रेगुलर दवाइयाँ चलती हैं, 4 से 5 हज़ार रुपये की महीना चलती है। मेरा ब्रांडेड दवाइयों से कम 20,000 रुपये बचते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर मिलने वाली दवाइयाँ 50 से 90% तक सस्ती मिलती हैं। वर्तमान में इन केंद्रों पर करीब 2,000 दवाइयाँ और करीब 300 सर्जिकल उपकरण उपलब्ध हैं, जिनमें मधुमेह, ब्लड प्रेशर, गैस्ट्रो की दवाइयाँ भी शामिल हैं। आजकल जन औषधि केंद्रों पर च्यवनप्राश, त्रिफला और अश्वगंधा जैसी आयुष के उत्पाद भी मिल रहे हैं। पूरे देश में जिस जनऔषधि केंद्र की जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार हम वहाँ पर ये दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं। देश में 36 डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क भी है इन वेयर हाउसेज़ के अलावा, और जो 10,000 दुकानदार हैं वो सभी एक कंप्यूटराइज सिस्टम से जनऔषधि नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। और जैसे ही उनकी डिमांड डिफरेंट दवाइयों की आती है, लोकल रिक्वायरमेंट के अनुसार वो अपनी दवाइयों का स्टॉक खुद रखते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं और ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वेयर हाउसेज से लेते हैं। कुछ दवाइयों की सफिशिएंट क्वांटिटी हमारे पास उपलब्ध है। जन औषधि केंद्रों पर 1 रुपए में सैनिटरी पैड भी मिलता है। जन औषधि केंद्रों पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं मिलती हैं। बीते 9 वर्षों में जन औषधि परियोजना ने आम जनता के करीब 23,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। बीते 8 वर्षों में जन औषधि केंद्रों की संख्या में 100 गुना की वृद्धि हुई है। देश में अभी 10,000 जन औषधि केंद्र हैं, जिसे आने वाले दिनों में बढ़ाकर 25,000 किया जाएगा। जन औषधि केंद्र रोजगार के भी अवसर मुहैया कराते हैं। नीतेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।